जय हिंद। आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, अच्छे होंगे और उम्मीद भी करते हैं कि अच्छे होंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था और कहाँ तक हो चुका था, ये बातें भी आपको पता होगा यदि पीछे का अच्छी तरह से आप रिविजन करके आए होंगे तब। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि यदि आपको आगे का टॉपिक समझना है तो पीछे वाले टॉपिक को आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको आगे वाला टॉपिक, आने वाले हर टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, हमने पीछे थोड़ा सा क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद आने वाले टॉपिक को, हर बातें को हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था ऑक्सीकरण क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को देख चुके थे। इसके बाद, इसके पहले हमने पढ़ा था दहन, इसके बाद ऑक्सीकरण देखा, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में बोले तो बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके बारे में भी हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, कैसे क्लोरीन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन को हटा करके अलग अलग कंपाउंड को तैयार किया जाता था, ये सब बातों को हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अब आता है हमारा अगला टॉपिक। इसी में एक और अभिक्रिया बच गया था, संकलन अभिक्रिया, जो कि क्या था कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया से पहले दिया था संकलन अभिक्रिया, लेकिन फिर भी मैंने इसको पहले नहीं बताया क्योंकि थोड़ा सा था ये लंबा। ठीक है, अब यहाँ पे बताएं, आप वहां पढ़िए या तो यहाँ पढ़िए, बात बराबर है, पहले उसे पढ़ लीजिए, पहले इसे पढ़िए, इससे क्या लेना देना भाई। ठीक है, तो अगला हमारा आता है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया को हम लोग हिंदी इंग्लिश में बात करें तो बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन। अब इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा लिखिएगा ताकि हो सकता है आगे ऐसा तो कई ऐसे हिंदी में टॉपिक आते हैं जो आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा, तो इंग्लिश कई ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत आसान तरीका से समझ में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, संकलन का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पे एडिशन। संकलन तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एडिशन का मतलब मैं बताऊं तो एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। अब इसमें भी किसी न किसी पदार्थ को हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन कैसे ऐड करेंगे सब बताएंगे। ठीक है, चिंता नहीं लेना है। तो अब यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे हिंदी से हमको अच्छा लगा इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब क्या? एडिशन का मतलब हमें तुरंत समझ में आ गया, किसी न किसी पदार्थ को जोड़ना है, और आपको अच्छी तरीके से बातें को बताया गया है कि हाँ। अब आपको थोड़ा सा क्या है कि आप टॉपिक के बारे में देखिएगा, कोई भी आपका टॉपिक क्यों ना हो साइंस में, आप टॉपिक पे जाकर के ढूंढिएगा आंसर, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ तो हेल्पफुल जरूर मिलेगा। और कई ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें आपको सवाल का जवाब ही मिल जाता है। ठीक है, चलिए यह स्टार्ट करते हैं। इसमें ज्यादा हम लोग बात करके टाइम को वेस्ट नहीं करते, पहले की तरह ही हम लोग क्या करेंगे, लिख करके लाए हैं। हाँ, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा लिखने में, थोड़ा सा मतलब लिखने में नहीं, थोड़ा सा दिखाई देने में, तो उसको कंप्रोमाइज कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, देखिएगा, हमारा आता है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया क्या होती है, सबसे आसान तरीका से लिखा है, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया को ही संकलन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कुछ तो छूटा है, बोले थे ना, कुछ तो मिस्टेक होता है। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु को निकेल, एन आई का मतलब होता है निकेल, जो कि आप जानते हैं, और पीडी का मतलब होता है पैलेडिनम। ठीक है, जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो लिख लीजिएगा, एन आई का मतलब निकेल होता है, पीडी का मतलब होता है पैलेडिनम। भाई ये दोनों होते क्या है? ये दोनों एक प्रकार के तत्व ही होते हैं। मतलब कि जैसे आपको पता है निकल भी एक प्रकार का तत्व है, पैलेडियम भी एक प्रकार का तत्व होता है। आपके पास यदि पीरियोडिक टेबल होगा तो वहां पे ध्यान से जाकर देखिएगा तो वहां पे आपको ये सब बातें मिलेगा कि निकल कहाँ पे है, पैलेडियम कहाँ है। बस यहाँ ध्यान से दो बातें याद रखना है, निकल तथा पैलेडियम। ठीक है, इसके ऊपर से टेबल लेना है। अब यहाँ तक आपको बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है क्या भाई। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको अच्छी तरीके से बताया गया है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल तथा ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मैं बात करूं एल्कीन तथा एल्काइन। और होता है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी आया है। अब उतना बताने के बाद आपको यहाँ तक बात क्लियर होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब एक परमाणु के बीच कम से कम एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। वैसे तो एल्केन, एल्केन में तो सभी के भी सिंगल बॉन्ड आता है भाई, ये सब क्या होते हैं, एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, तो यही बात को यहाँ समझाया जा रहा है कि हमको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त बनाना है। ध्यान से बातों को समझिएगा, असंतृप्त मतलब एल्कीन ले सकते हैं, एल्काइन ले सकते हैं, इसे हमको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना है। भाई बनाएंगे कैसे?
तो बनाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संकलन अभिक्रिया। लेकिन बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए हम लोग किसको जोड़ते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? तो जब हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ा जाता है तो अपने आप नहीं जुड़ता है, तो इतना भी आसान थोड़े ना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एग्जांपल लूंगा। यहाँ पे देखिए, मैं एग्जांपल ले लिया एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, इसका नाम क्या दे देंगे? CH4 तो कह सकते हैं ना। अब CH4 है तो इसके पास बॉन्ड खाली है क्या? बॉन्ड खाली नहीं है। तो अब इसके साथ मैं किसी को ऐड करना भी चाहूँ तो कैसे ऐड करूंगा? जब तक कि हटाऊंगा नहीं तब तक मैं किसी को ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं ना। इसी प्रकार से आपको पता है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में बॉन्ड तो पूरा होता है भाई। कार्बन जितना बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड, वो तो पूरा करके बैठ चुका होता है, तो फिर कैसे जोड़ेगा? तो जोड़ने के लिए किसी न किसी मदद की आवश्यकता होगी। किसी न किसी को ऐसा लेना पड़ेगा जो दूसरे परमाणु को हटा सके और क्या कर सके? अन्य हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ सके। ठीक है, तो यही लिया जाता है, निकेल तथा पैलेडिनम नामक तत्वों को लिया जाता है ताकि क्या हो सके? हाइड्रोजन आसानी तरीका से जुड़ जाए। अब यहाँ पे समझते हैं निकेल तथा पैलेडिनम के बारे में। थोड़ा सा दिया हुआ है आपके बुक में। निकेल तथा पैलेडिनम एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है, हो सकता है लिख लीजिएगा। क्या होता है? उत्प्रेरक। जिसे इंग्लिश में बात करें तो कहते हैं कैटेलिस्ट। देखिए, ये सब पॉइंट बताया जाता है तो आप नोट को थोड़ा सा कोना पर ऐसे ऐसे लिख लिया कीजिए। ठीक है, अब इसके बारे में बताऊं तो क्या होता है कि निकेल तथा पैलेडिनम यहाँ पे लिया गया है। हो सकता है अन्य जगह रिएक्शन होगा तो अन्य मतलब कि उत्प्रेरक लिए जा सकते हैं। उत्प्रेरक अन्य तरह के हो सकते हैं, ये बात नहीं बोला जाएगा। बस उत्प्रेरक होते क्या है, बस ये ध्यान में रखिएगा। उत्प्रेरक वैसे तत्व या परमाणु होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया के दर को तेज कर देते हैं। नहीं समझ में आया? उत्प्रेरक वैसे परमाणु या तत्व हो सकते हैं या तो यौगिक भी हो सकता है जो क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर को हम लोग कहते हैं गति, यानी किसी भी अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है यानी बढ़ा देता है। तो मान लिया जाए एक अभिक्रिया 10 घंटा में क्या कर रहा है? 10 केजी उत्पाद बना रहा है। ठीक है, लेकिन उत्प्रेरक क्या करेंगे ना, जाकर के उस अभिक्रिया की गति को तेज कर देंगे। तो 10 घंटा में हो सकता है वह उत्पाद 10 केजी से बढ़ा करके 50 केजी बना दे। ठीक है, तो उत्प्रेरक का मुख्य काम क्या होता है? तो लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, अभिक्रिया को गति को बढ़ाना। समझ में आई पूरी बात है? तो उसे ही हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक के रूप में हमने यहाँ लिया निकल तथा पैलेडिनम को, ये दोनों में से किसी को ले सकते हैं। हाँ, अन्य जगह और जगह दूसरे दूसरे उत्प्रेरक हो सकते। उत्प्रेरक अनेकों तरह के होते हैं। ठीक है, अब हमें उत्प्रेरक के बारे में तो नहीं पढ़ना है, तो जिसको बारे में पढ़ना है उसके बारे में जानना है। तो यहाँ पे उत्प्रेरक दिया हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हमें सबसे पहले क्या लेना है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेना है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे ही क्या लेंगे हम? कार्बन। डबल बॉन्ड ले क्या? डबल बॉन्ड लेंगे तो आपको पता है ना कि एल्कीन आ जाएगा। एल्कीन एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। डबल बॉन्ड बना चुका है यहाँ पे। अब कितना बॉन्ड बनाएगा? कार्बन 2 और बनाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके आर ग्रुप जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है क्या? ध्यान से देखिएगा, यदि आपके पास बुक है एनसीईआरटी तो वहां पे जाकर के आप ऐसा देखिए तो आपको पता चलेगा। आर ग्रुप का मतलब आपको बताइए क्या होता है? सो बताया भी है। यहाँ भी कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, 2 और बनाएगा। यानी देखिए, अब हमको किसको जोड़ना है भाई? हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ना है। किसकी उपस्थिति लेना है? निकेल की ले लेंगे या तो पैलेडिनम की ले लेंगे। ठीक है, पीडी यानी इसको ले लेंगे। साथ में बनाएगा क्या? यह बनाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसे बनाएगा सो बताइए, ध्यान से देखिएगा। कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है। यहाँ पे सबसे पहले बात समझते हैं, आर ग्रुप का मतलब क्या होता है? आर ग्रुप का मतलब होता है एल्काइल समूह। आपको एल्काइल समूह बताया क्या है? CH3 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप आप किसी को भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे आपको एल्काइल समूह जोड़ना है तो CH3 को जोड़ सकते हैं। CH3 को जोड़ने का मतलब हाइड्रोजन कितना और जुड़ेगा? 3। तो अब यहाँ पे कार्बन में लगाऊंगा तो कार्बन एक बॉन्ड इधर बनाया है, 3 बॉन्ड और बनाएगा, 2 3, और 3 हाइड्रोजन को क्या कर देगा? ये अच्छी तरीका से जोड़ देगा। इस प्रकार से आप देखिएगा तो ऐसे एल्काइल समूह को जोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बातें नहीं है। तो बस अभी इतना हम लोग टफ में नहीं जाते हैं, बस यहाँ पे ध्यान से देखना है। यहाँ पे आर ग्रुप का मतलब समझ लेना है, एल्काइल ग्रुप को ही जोड़ेंगे, किसी को जोड़ेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, कार्बन यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड, यहाँ पे 2 4 बना दिया। कार्बन 2 है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? कार्बन 2 लिख सकते हैं ना।
ध्यान से समझा रहे, कृपया समझ लीजिएगा। हाइड्रोजन इसे मान लेते हैं सिंपल सा समझने के लिए कि आपको पता है एल्कीन में कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना होती है। यानी हाइड्रोजन माने तो एक और एक, दो, तीन, चार, यानी हाइड्रोजन कितने होते हैं भाई? 4 हो गए। तो यह एक प्रकार का एल्कीन है। लेकिन एल्कीन एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हमें बनाना क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ेंगे। अब बताइए, पहले से 2 4 था, 2 और ऐड हो जाएगा तो ऐसा बन जाएगा क्या? C2H6 बन जाएगा ना। और यह क्या होता है आपको पता है कि कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 ज्यादा होता है, तो यह एक प्रकार का एल्केन होता है। और एल्केन के बीच में क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, कार्बन ऐसा एक और एक, दो बना दिए, इनके बीच सिंगल बॉन्ड चाहिए, तभी तो हम बनाएंगे ना एल्केन, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन ही होते हैं। हमको संतृप्त बनाना है तो सिंगल बॉन्ड लेना पड़ेगा। अब एक बॉन्ड बना है और कितना बनाएगा? 1 2 3, इसे काट कर थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, C2H6। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए, इसी प्रकार से ये भी 3 बॉन्ड बनाएगा। अब हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। लेकिन बात रही कि भाई हाइड्रोजन को थोड़ा ना जोड़ना है, यहाँ पे 1 2 3 4 थे, क्या कहते हैं? आर ग्रुप है। तो आप आर ग्रुप को न जोड़िएगा, एल्काइल समूह को जोड़िएगा ना। तो एल्काइल समूह के यहाँ पे हम 4 थे जोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 आर, 2 आर, 3 आर और एक 4 आर, ठीक है। बाकी 2 थे हाइड्रोजन जुड़े तो 2 थे हाइड्रोजन जुड़ गया। अब आपको ये एल्केन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना यहाँ तक? तो बस हमें असंतृप्त से संतृप्त बनाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संकलन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक बातें आपको क्लियर? और किसकी उपस्थिति में भाई? उत्प्रेरक तो लेना ही पड़ेगा। उत्प्रेरक न लीजिएगा तो यह जाकर हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि पहले से बॉन्ड तो पूरा बना चुका है। इसको हटाने के लिए किसी न किसी, मतलब कि हटाएगा तो ऐसे नहीं, लेकिन हाँ, एल्केन एल्कीन से एल्काइन बनाने के लिए हमको चाहिए इसकी उपस्थिति होना बहुत जरूरी होता है, समझे? ये होता है आपका संकलन अभिक्रिया। अब संकलन अभिक्रिया के बाद हमें असंतृप्त से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया, तो इसका कुछ तो महत्व हो रहा होगा ना, कि बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ देंगे? बनाए तो कुछ ना कुछ महत्व होगा, उसका कुछ ना कुछ प्रयोग होता है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सामान्यतः यह माना जाता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके बगल में लिखा हुआ वनस्पति तेल। तो अब यहाँ से हमें समझ में आता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग वनस्पति तेल भी कहते हैं। वनस्पति तेल का मतलब ले ले, जैसे कि आपको पता होगा सोयाबीन का तेल, कभी सुने होंगे ना? सोयाबीन का तेल हो जाएगा, नारियल का तेल हो जाएगा, इसी प्रकार से आप ले लीजिए सरसों का तेल हो जाएगा। मतलब जिसका हम लोग भोजन को पकाने में प्रयोग करते हैं, वो सब तेल को हम लोग क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि इनके बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं। जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, भाई असंतृप्त से संतृप्त बना ना, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं वनस्पति घी। वनस्पति घी क्या होते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो वनस्पति घी आप जानते होंगे, जैसे कि बाजार में क्या होता है, वनस्पति घी के मैं बारे में बात करूँ तो वनस्पति की बाजार में दिखेगा, आप डालडा के नाम से सुने होंगे। डालडा क्या होता है? एक प्रकार का घी के जैसा ही होता है, लेकिन वनस्पति क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह जो तेल होता है ना, तेल से ही घी बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? इस प्रक्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। भाई देखिए, पहले से तेल था ना, पहले से तेल था, ऑयल था, तो उसको हम लोग कहते थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन संतृप्त बना दिए, तो संतृप्त बनाने का मतलब वनस्पति घी बना दिए। वनस्पति घी क्या होता है? एक प्रकार का, जैसे कि मतलब कठोर रूप में होता है। कठोर का मतलब उतना भी ज्यादा कठोर नहीं, घी आप देखिए वैसा होता है। अब बात रही कि भाई वैसा बनाते क्यों हैं, तो थोड़ा सा जानेंगे, समझिएगा। लेकिन अब जानना है यहाँ पे, जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे हम लोग कहते हैं वनस्पति घी, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। इसी का ज्यादातर हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब ऐसा भी होता है कि मार्केट में अब इसका बंद कर दिया गया है। ज्यादा मात्रा में आपको डालडा, रिफाइंड ऐसा जो होता है ना, जमा हुआ पदार्थ नहीं आता है, पहले आता था। अब आता है तेल, फॉर्चून देखिएगा, मतलब कि फॉर्चून ऑयल देखिएगा, सरसों का तेल देखिएगा, ऐसा ऐसा मतलब आता है तेल, ठीक है। तो अब ये सब धीरे धीरे बंद हो रहा है, क्योंकि पता है कि मनुष्य के लिए क्या है? हानिकारक है, ठीक है। अब बात रही भाई कि ये क्यों बनाया जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। जो वनस्पति तेल होता है ना, ये ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहता है। जैसे आप देखिएगा ना, वनस्पति तेल कभी भी मार्केट में जाइएगा तो लिखा हुआ रहता है कि एक्सपायरी डेट इतना से इतना ज्यादा, ठीक है, मतलब इतना से इतना महीना तक चलेगा।
और जो ये होता है घी वाला ना, जब वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है, इसका एक्सपायरी डेट बढ़ जाता है। मतलब मान लिया जाए वनस्पति तेल 5 महीने तक टिक रहा है, तो ये हो सकता है कि 1 साल तक टिक जाए, मतलब बढ़ जाए। तो इसका एक्सपायरी डेट बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा समय तक टिकने के कारण क्या किया जाता था ना, पहले उद्योगों में असंतृप्त से संतृप्त बनाया जाता था, ताकि ज्यादा दिन तक हमारा जो भी पदार्थ रहे, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये सब टिक पाए, जिसका प्रयोग हम लोग लंबे समय तक कर सके। ठीक है, इस कारण असंतृप्त से संतृप्त बनाया जाता है। ठीक है, जबकि संतृप्त हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, लेकिन असंतृप्त क्या होता है, मतलब कि हमारे लिए फायदेमंद होता है। इसी कारण इसका ही हम लोग ज्यादातर प्रयोग करते हैं। अब आगे, इसके अलावा जंतु वसा, जंतु वसा क्या होता है, आप देखे होंगे कि जंतु घी, इसे हम लोग कहते हैं देसी घी के भी नाम से जानते हैं। आप ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, जंतु वसा को कहते हैं देसी घी के भी नाम से। जैसे कि देखिए, गाय का भी घी होता है, भैंस का भी घी होता है, ऐसे ऊँट का भी घी निकाला जाता है। तो ये सब जो घी होता है ना भाई, ये सब क्या होता है, तो ये सब घी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, तो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अब आप बहुत अच्छी तरीका जानते हैं, दूध, मतलब दूध में से भी घी घी निकाला जाता है। ये सब घी जो प्राप्त किया जाता है, जो जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं जंतु वसा। जंतु हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जंतु वसा पाया जाता है। और उससे क्या होता है कि वह भी हमारे लिए हानिकारक होता है। ज्यादा मात्रा में लीजिएगा, तब नॉर्मल तरीका से खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे लिखेगा हानिकारक होते हैं, इसी कारण इनका उपयोग सामान्य मात्रा में करना चाहिए। बस इतना ही था, ये तो पहले बताए थे ना। सामान्य मात्रा में खाना चाहिए, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, जितना मात्रा में जैसे डोज होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमें हमेशा हर रोज 1 गिलास दूध पीना चाहिए, तो 1 गिलास ही पीजिए ना, ज्यादा एक आध लोटा पी लीजिए तो हो सकता है ज्यादा आपको नुकसानदेह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये जंतु वसा ज्यादा मात्रा में लेने से क्या होते हैं, बॉडी में जाकर के जम जाते हैं। तो जमने के बाद क्या होता है, फैट यानी मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, समझे। ये हमारे बॉडी पर ज्यादातर प्रभाव डालते हैं, इसी कारण इसका भी हमें कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। और डालडा रिफाइन का तो और कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, और करना ही नहीं चाहिए। इतना अच्छा अच्छा वनस्पति तेल आ रहा है, तो ये सब का प्रयोग नहीं कर सकते, ये सब का क्यों करेंगे। ठीक है, यहाँ तक था आपका संकलन अभिक्रिया, बातें समझ में आया होगा। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। अब यहाँ पे हम लोग अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। अब यहाँ पे कुछ बातों को लिखे हैं, अनेकों प्रकार के कार्बनिक यौगिक में से 2 महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जिनका उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जाता है। अब इसका नामकरण आपको पता होगा, अब बताएंगे, ऐसे तो आप करने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि कुछ महत्वपूर्ण ही कार्बनिक यौगिक के बारे में हमको पढ़ना है, इसमें से हम लोग पढ़ेंगे पहला और दूसरा, नाम बता रहे हैं क्या होगा, सो ठीक है। लेकिन इनमें से क्या होता है, दो के बारे में क्यों पढ़ेंगे, हजारों बहुत सारे बहुत मात्रा में कार्बनिक यौगिक है, लेकिन दो के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि व्यवसायिक मतलब कि व्यवसाय के रूप से दो को ही प्रयोग करते हैं। एक होता है, इसका नाम आप जानते होंगे, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 5 OH का मतलब एल्कोहल समूह का, इसे कहते हैं एल्कोहल समूह का एक तत्व होता है जिसे कहते हैं एथेनॉल। क्या कहते हैं, एथेनॉल। यहाँ पे एल्कोहल लिखे हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एथेनॉल, एथेनॉल कहते हैं। इसका नाम भी आपको पता होगा, एथेनॉल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। अब एथिल क्यों कहेंगे भाई, आपको पता है कि कार्बन जब 1 होता है तब मीथ कहते हैं, और कार्बन 2 होता है तब कितना लेते हैं, ईथ प्रयोग में लेते हैं। तो कार्बन ध्यान से देखिए कितना है, कार्बन 2 है तो क्या लेंगे, ईथ। अब ईथ से हम लोग क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम बताए थे आपको, कॉमन नेम शायद हो सकता है अभी आपको नहीं पढ़ना है, इसी का नहीं बताए होंगे, लेकिन इसको लिख लीजिएगा, इसको एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, और इसका नाम होता है एथेनॉल। रियल में नाम क्या होता है, एथेनॉल, लेकिन इसको हम लोग एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। और यह कौन सा ग्रुप का होता है भाई, एल्कोहल ग्रुप का होता है। एल्कोहल में बहुत सारे ग्रुप आते हैं, जैसे कि पेंटेनॉल हो जाएगा, हेक्सेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ये सब आपको पता है, मेथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, लेकिन इसमें से एथेनॉल के बारे में आपको पढ़ना है। एथेनॉल का हम लोग नाम जानते हैं एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, एथेनॉल जिसको हम लोग एल्कोहल श्रेणी का दूसरा यौगिक होता है, एथेनॉल क्या होता है, एल्कोहल श्रेणी का दूसरा यौगिक होता है भाई। एल्कोहल श्रेणी में बहुत सारे आते हैं, आपको पता है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल और हेक्सेनॉल, ऐसा ऐसा 10 तक आपको बताया गया था। इसमें से दूसरा श्रेणी पर भी कार्बन 2 है तो दूसरा पेन आएगा, दूसरा श्रेणी पर आता है, यानी दूसरा यौगिक होता है। ठीक है, एथेनॉल
एक प्रकार का रंगहीन द्रव होता है भाई, इसमें कोई मतलब कि रंग ही होता नहीं है। ये व्हाइट, नीला, पीला, हरा ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब इसमें कोई कलर होता ही नहीं है। तो इसी कारण लिखा गया एथेनॉल एक प्रकार का रंगहीन द्रव होता है, जिसमें सुहानी महक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लाजेंट स्मेल, तथा जलने जैसा स्वाद आता है। कभी आप ट्राई किए होंगे तो ऐसा आपको पता चला होगा, लेकिन मैं तो सजेशन दूंगा कभी ऐसा ट्राई ना कीजिएगा। फिलहाल आपको भी कहूंगा कि नहीं कीजिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई यदि आसपास ऐसे होते हैं जो कभी ट्राई करते हैं, तो उनसे कभी आप ऐसा मतलब कि पूछिएगा, या तो आप जाकर के स्मेल को जाकर सूंघ सकते हैं, या तो आपको ये पता चल जाएगा। लेकिन कभी पी करके ऐसा मत देखिए कि स्वाद कैसा आता है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होता है भाई, अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। तो देखिए इसका महक कैसा होता है, सुनिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, सुहानी महक आती है, प्लाजेंट स्मेल आता है, लेकिन कैसा स्वाद होगा, जलने के जैसा स्वाद आता है। जब जलता है ना तो कैसा होता है, कभी जलने के बाद स्वाद ऐसा आप देखोगे, कुछ चीज जल जाता है, अब उसको हम लोग प्रयोग में लेते हैं तो कैसा स्वाद आता है, वैसा स्वाद आता है, समझे। आगे चलते हैं। एथेनॉल पानी से ज्यादा चमकीला होता है भाई, देखो पानी से ज्यादा चमकीला का मतलब प्योर मानेंगे। देखिए एथेनॉल क्या होता है, पानी से ज्यादा चमकीला, जितना ज्यादा पानी नहीं चमकता है उतना ज्यादा आपको एथेनॉल चमकते हुए दिखेगा। और एथेनॉल क्या होता है, जिसे हम लोग व्यवसायिक रूप से जैसे देखेगा आपको, मतलब कि मार्केट में बहुत ज्यादा मिलता है, जैसे कि ऐसे कहीं कहीं तो बैन है, जैसे कि आप जानते हैं बिहार में बैन हो चुका है, और हो चुका है नहीं बहुत पहले से, लेकिन हमारे झारखंड में पता नहीं कब से चल रहा है, ठीक है। तो वही है, एथेनॉल ज्यादा पानी से चमकीला होता है। एथेनॉल में याद रखिएगा, ये जरूरत तो है नहीं लेकिन फिर भी आपके लिए लाए 5% क्या पाया जाता है भाई, पानी की मात्रा में पाई जाती है, मतलब 5% मिलावट किया जाता है पानी को। जब भी एथेनॉल बनाया जाता है तो एथेनॉल बनाते समय 5% पानी की मिलावट की जाती है, ठीक है। इसका क्वथनांक बिंदु 78 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब जरूरी नहीं था, लेकिन क्या करें, ऐसा होता है कि कुछ कुछ पॉइंट ज्यादा ला देता है ताकि पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। इसका क्वथनांक बिंदु होता है। अब बात माने तो क्वथनांक बिंदु और क्या होता है तो आपको पता है, वैसा वह तापमान जिसमें क्या होता है, कोई भी द्रव पदार्थ उबलने लगता है। उबलने का मतलब कि वह गैसीय अवस्था में बदलने पर चल जाता है, मतलब कि वह उबलने लगता है। उस तापमान को हम लोग कहते हैं क्वथनांक बिंदु कहते हैं। तो इसका क्वथनांक बिंदु कितना होता है भाई, 78 डिग्री सेल्सियस होता है। और पानी का कितना होता था पता है ना आपको, 100 डिग्री सेल्सियस। इसी कारण यह क्या करता है, पानी से ज्यादा चमकीला होता है, क्योंकि इसका मतलब कि क्वथनांक बिंदु भी कम होता है। एक लास्ट पॉइंट बचा है, ज्यादा हार्ड है नहीं, बहुत आसान है। एथेनॉल प्राकृतिक में न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय। यह उदासीन होने के कारण लिटमस पत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। बात खत्म हुआ भाई। अब समझाते हैं कि देखिए, अब एथेनॉल के बारे में मैं बात करूं तो एथेनॉल प्राकृतिक में ऐसा तो हो, मतलब प्राकृतिक नहीं है ना, हम लोग मिलावट करते हैं पानी की। पानी ज्यादा आप नहीं मिला सकते, 5% पानी मिला सकते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं। अब प्राकृतिक में एथेनॉल है तो प्राकृतिक में, प्राकृतिक का मतलब समझ में आता है, हमारे चारों तरफ प्राकृतिक है, इसमें मतलब एथेनॉल को हम लोग बना रहे हैं तो एथेनॉल प्राकृतिक में पाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तैयार किया जाता है, जैसे कि मानव निर्मित एथेनॉल होता है और एक होता है प्राकृतिक पाया जाना, ठीक है। तो प्राकृतिक में जो एथेनॉल मिलता है ना, वह एथेनॉल क्या होता है, न तो अम्लीय होता है और न तो क्षारीय होता है भाई। न अम्लीय न क्षारीय का मतलब क्या होगा, वह उदासीन होता है, उदासीन होगा ना, न अम्ल है न क्षार है, तो क्या होगा, मध्य में रहेगा। और मध्य में जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। तो यह क्या होता है, उदासीन होता है, और उदासीन होने के कारण यह लिटमस पत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। क्योंकि आपको ये बातें पता है, जब अम्ल रहता है तो क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार रहता है तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये बात बहुत अच्छी तरीका से पढ़ चुके होंगे आप लोग। तो बस आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हो सकता है कि हमारे ऊपर ज्यादा ओवरलोड हो जाए, ठीक है, और ज्यादा समय तक चला जाए, हाँ, और ज्यादा पढ़ा भी सकते हैं तो क्या होगा, ज्यादा लंबा चला जाएगा, इसी का थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है, ठीक है। इसी कारण आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। बाकी ज्यादा दिन का टॉपिक नहीं बचा है, 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है, आशा करते हैं इतना दिन में खत्म हो जाएगा। और यहाँ तक बातें आपको बहुत अच्छी तरीका से क्लियर होगा। अब एथेनॉल का हम लोग क्या प्रभाव होता है हमारे बॉडी पर, ये भी पढ़ेंगे। और एथेनॉल का कुछ रिएक्शन बच गया है, उसको भी पढ़ करके तुरंत से हम लोग खत्म कर देंगे। इसके बाद आएगा एथेनोइक अम्ल। इसे क्या कहेंगे भाई, नाम बताना भूल गए थे, इसका नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या कहेंगे, मीथ इथ, यानी एक कार्बन तो मीथ, दो कार्बन तो इथ, और सी डबल ओ एच होता है तो इसको हम लोग क्या, तो ओइक अम्ल लेते थे।
आपको बताया गया था लास्ट में क्या जरूरत है, ओइक अम्ल, जिसे कहते हैं एथेनोइक अम्ल, जिसे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं, जैसे निर्माण करते समय बताए थे, थोड़ा सा पीछे आपको पता होगा, ठीक है। थोड़ा सा पता करने के लिए कॉपी को थोड़ा सा उलटिए और पीछे जाकर देखिए, वहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको लिखवाया गया है, ठीक है। तो इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं और एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले एथेनॉल के बाद तो बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तो आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ तक लिख लीजिए।